गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे 10वीं कक्षा की एक्सरसाइज 3.3 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में मैंने हल किया था और अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जहाँ तक हो पाएगा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल तो करेंगे ही। हल करने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, टाइम इज मनी एंड टाइम इज गोइंग ऑन। दोस्तों, समय ही धन है और समय बीत रहा है, गुजरते जा रहा है। आपका हर सेकंड बहुमूल्य है, इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है, तो कृपया समय को बर्बाद ना होने दें। एक एक सेकंड को सही काम में और सही समय पर लगाएं। ठीक है, इस बात को कृपया ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। इंग्लिश मीडियम वाले और जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं बच्चे या हिंदी माध्यम की बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो दोनों एक साथ इस वीडियो को देख सकते हैं और उनका समाधान हो जाएगा, उनके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स है, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख कर के भी स्पष्ट करूँगा। ठीक है, वैसे मैं बोल देता हूँ, आप लिख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। आप टेक्स्ट बुक सामने रखें, नोटबुक सामने रखें, वीडियो देखें, ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। समाधान तो मैं दूंगा ही, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा ही, लेकिन समझना ज़रूरी है। इस बात को आप कभी ना भूलें, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए कि आप सोचिए ज़रा सा, अभी तो 10th क्लास में है तो एक छोटी सी बुक है मैथ्स की। जैसे ही आप इंटर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए 2 बुक्स होंगी या एक बुक होगा। इससे अधिक सिलेबस हार्ड हो जाएगा। जैसे जैसे आपका जो लेयर है, स्तर है, ऊपर बढ़ेंगे आप, कठिन होता जाएगा और भास्ट होता जाएगा। तो रटा नहीं जा सकता है, समझना ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको रटना ज़रूरी होता है, तो जो ज़रूरी है उसको रटेंगे भी। ठीक है, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो हैं समझने की ज़रूरत है। कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, उसको आप समझें तो आप खुद से सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है। जिस तरह से 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल किया था, ठीक है, कि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y का मान ज्ञात किया था, तो यहाँ भी वही करना है। थोड़ा सा एक ये जो इक्वेशन दे दिया है y = mx + 3, इससे डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने हल किया था बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इक्वेशन है 2x + 3y, 2x + 3y = 11। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा है 2x - 4y = -24। ये है इक्वेशन 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस उसकी तरह हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 11। ठीक है, यहाँ से हम x को y के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए, 3y बराबर के चिन्ह से बाएं पक्ष में है। अगर हम इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज होकर के प्लस से माइनस हो जाएगा। और ये 2x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा। हो गया, तो ये x को हमने y के पदों में लिख लिया, अर्थात x का वैल्यू ज्ञात कर लिया। लेकिन y के पदों में हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। और अब क्या करेंगे कि अब इंग्लिश वाले लिखेंगे नाउ
पुटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि अब x बराबर 11 माइनस 3y/2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x है माइनस 4y है इक्वल टू माइनस 24 है। हम क्या करेंगे कि x की जगह इस x की जगह ये लिखेंगे, तो गुना हो मल्टीप्लाई होगा बाई 2, y है ये y/2 3y/2 माइनस 4y, ये जैसे बाकी जैसे है वैसे रहेगा। x की जगह केवल हम इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ प्रति रखने की जगह प्रतिस्थापित करना ही लिखें तो बेटर होगा, या फिर इंग्लिश वाले ये भी लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 2। तो हम केवल x की जगह पे x का ये जो वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे, वो प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो हमने वैसे कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि ये 2 कट सकता है। ठीक है, तो बचा कितना हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब ये माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा, और ये माइनस 24 है, इसको भी अगर इधर ले जाएं तो माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 35 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, हम माइनस माइनस को काट सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, तो 7 5 35 5, मतलब कि y बराबर क्या मिला हमें, 5 मिला। अब क्या करेंगे कि इसके बाद हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, ये एरो मार्क का ध्यान रखें। अब लिखेंगे कि अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखना आसान है, 3 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये है, वी गेट, उसके बाद लिखेंगे वी गेट, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3। अब y की जगह पे देखिए ये हम लिख देते हैं, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, 11 माइनस 3, y की जगह क्या है 5, तो 5/2, तो हो गया 11 माइनस 3 5 15/2, तो आया x बराबर, ये घट के आएगा माइनस 4/2, कट के आया -2, अर्थात हमें क्या मिला कि x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। ठीक है, x और y का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन था दिया गया था कि m का मान ज्ञात करें। ठीक है, था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो फिर लिखेंगे कि अब चूँकि y इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, y का मान हमें मालूम है 5, m का मान नहीं मालूम है, 2 का मान मालूम है -2, और ये है +3। तो हम इसको अगर हल करें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2m प्लस 3, इस 3 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू -2m। ठीक है, तो ये बच के घट के आता है 2 माइनस 2m, तो ये हो जाएगा 2/-2 बराबर m, कट के आया 1, अर्थात m इक्वल टू -1। ये हुआ आंसर। हमें यही ज्ञात करना था कि m का वैल्यू क्या होगा। ठीक, हमने ज्ञात कर दिया। देखिए कुछ नहीं किया गया, जिस तरह से इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस थे उनको जैसे हम हल करते थे वैसे ही हल किए यहाँ तक, और जब x और y का मान ज्ञात हो गया तो उसको इस इक्वेशन में हम रख दिए, और तो हम ये m का मान ज्ञात कर लिए। ज़रा आंसर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। थ्री 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है,
-1 दिया गया है। चलिए देखिए, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब हम चलते हैं, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, शाब्दिक समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उससे हमें लीनियर इक्वेशंस डेवलप करने हैं, बनाने हैं और फिर उनको हल करके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम जो होता है सीधे मतलब डिजिटल अंक, मतलब अंक में जो प्रश्न होते हैं तो समझ में आता है कि कैसे करना है। वर्ड प्रॉब्लम में, शाब्दिक समस्याओं में थोड़ी सी समस्या लगती है इक्वेशन डेवलप करना, लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है। इसके लिए देखिए तरीका क्या है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और इसीलिए मैं बच्चों बार मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कृपया कंसंट्रेशन से करें, फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन को पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको क्वेश्चन का, प्रश्न का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तक आप उसको पढ़ें। हो सकता है इसके लिए 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार भी पढ़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि जैसे ही सवाल समझ में आएगा आपको, आप समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो गया। तो चलिए देखिए, यहाँ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y. Then according to the first part of the question, हिंदी वाले लिखेंगे, इसलिए प्रश्न के पहले भाग से हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 26, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखो, आप लिखा गया है कि उनका अंतर क्या है, 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याएं हैं x और y, तो हम x में से y को घटाते हैं तो 26 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। देखिए, ठीक, इसी तरह से होगा तथा क्या, प्रश्न के अगले भाग से, इंग्लिश वाले लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो क्या है कि पहली संख्या या एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने x को बड़ा मान लिया है, तो x इक्वल टू क्या है, 3y है, ये छोटी है, तो इससे ये 3 गुनी है। मतलब अगर केवल x और y लिखा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इससे ये 3 गुना बड़ी है, ये 3 गुनी संख्या बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 3 गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये है 3, x 3 है, y 1 है, तो इसके बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में है ना कि पहली संख्या 3 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक, तो इस तरह से हो सकता है कि x बराबर 3 और y बराबर 1 हो,
मतलब एक पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, ये होगा नहीं, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हम y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो हम इसको इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस 3y इजकल टू 0, क्योंकि इधर कुछ बचता नहीं है, इसको जब इधर इस साइड लाएंगे इधर कुछ नहीं बच रहा है तो 0, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए प्रश्न तो था शाब्दिक, मैंने उसको बना दिया अंकीय। अब तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यह है इक्वेशन 2 और यह है इक्वेशन, यह है 1 और यह है 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल थे उस तरह से, और एकदम सिंपल सा है। तो बस वही काम फिर से शुरू करेंगे कि हम लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई इजकल टू 26, इंग्लिश वाले लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम x को y के पदों में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, y माइनस वाई है, इधर ले जाएंगे प्लस वाई हो जाएगा, हो गया। तो इसको, ये हो गया x का मान लेकिन y के पदों में, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे कि अब x बराबर 26 प्लस वाई समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हम लिख देते हैं शॉर्ट में, हमको थोड़ा स्पेस की कमी है, आप लिखें प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इजकल टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है ये x माइनस 3y इजकल टू 0, x माइनस 3y इजकल टू 0। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस वाई माइनस 3y इजकल टू 0। यहाँ से हल करें अगर तो हो जाएगा, ये देखिए y है, ये है माइनस 3y, तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बचेगा हमको मिलेगा माइनस 2y, माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा 0 माइनस 26, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 26। देखिए दोनों साइड माइनस है, यहाँ भी, तो हम ये माइनस माइनस काट सकते हैं, तो बचेगा y इजकल टू 26/2 इजकल टू कितना 13। अब y का मान हमको मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, मतलब एक संख्या, दोनों में से एक संख्या मिल गया, कितना 13 है। अब हम यहाँ के बाद आगे यहाँ चलते हैं, अब लिखेंगे कि अब y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर, समीकरण 3 कितना था, x बराबर 26 जोड़ y, तो हो जाएगा 26 जोड़ 13, y के मान रख दिए, y बराबर 13, y की जगह पे 13, कितना आ गया 39, 39, 6 और 3 9, 2 और 1 39, तो हमें मिल गया। और संख्याएं कौन कौन सी हैं, x इजकल टू है 39 और y इजकल टू है 13, हो गया। देखिए इससे ये 3 गुनी भी है, और इसका अगर हम डिफरेंस ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें, तो 26 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 2 में से 1, 3 में से 1 2, 26, ठीक है, हो गया, फाइनल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या लग रहा है, कठिन है? मुझे नहीं लगता कि कठिन है, आप ज़रा सा गौर से देखें, समझने का प्रयास करें, हल करें, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। जिन बच्चों को जो समीकरण विकसित नहीं कर पाते हैं, अपने से नहीं बना पाते हैं, वो यहाँ से देख लें, अगर जैसे ही समीकरण आप बना लेते हैं फिर तो आगे का काम बहुत ईजी है, अब कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रश्न को बार बार दोहराएं समझने के उद्देश्य से, और जब जैसे ही समझ में आएगा तो आप समीकरण भी बना पाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसको जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। समपूरक कोण, हिंदी वालों के लिए समपूरक कोण, ये आप 6th-7th में ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि दो समपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वी से दैट बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो अब देखिए हमको एक चीज़ पता है, यहाँ कुछ दिया नहीं गया लेकिन संपूरक कोण दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। संपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि माना कि एक कोण x डिग्री है तथा x है तथा दूसरा कोण y है। इंग्लिश वालों के लिए भी कोई कठिन नहीं है लिखना, आप आराम से लिखिए। सपोज दैट द फर्स्ट एंगल इज x एंड द सेकेंड एंगल इज y, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब प्रश्न के पहले भाग से, चूंकि हमने बताया कि x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, इसलिए कि तभी संपूरक कोण होगा। जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तभी x और y को संपूरक कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। देखिए कितनी आसानी से मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। और अब प्रश्न के अगले भाग से, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये दिया गया है ना प्रश्न में। हाँ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बड़ा कोण घटाव छोटा कोण बराबर 18 डिग्री होना चाहिए, होगा। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व। जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब समीकरण 1 से, बिल्कुल मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अब यहाँ से आप आसानी से हल कर पाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम x को y के पदों में अगर लिखें तो ये होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब क्या होगा कि अब x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, जो कि x का वैल्यू है y के पदों में समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कितना है, x माइनस वाई इजकल टू 18 डिग्री। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस वाई, बाकी ये माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ज़रा इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -2y इजकल टू 18 डिग्री माइनस 118 डिग्री। तो इसको घटाएंगे अगर तो आता है 162 डिग्री। ठीक है, हो गया। ठीक है, माइनस, तो ये दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस को काट दिया तो y इजकल टू हो जाएगा 162/2।
ठीक है, इसको कटा देते हैं तो हो जाता है ये 81 डिग्री। 2 8 16, 2 1 2, 81। वाई का वैल्यू मिला हमको कितना? 81 डिग्री। हमको पता चल गया कि एक कोण, दोनों में से एक कोण कितना है? 81 डिग्री है। तो हम आसानी से ऐसे भी अगर कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि दूसरा कोण कितना होगा, x कितना होगा। लेकिन चलिए हम इसी नियम से करते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि अब y बराबर 81 डिग्री समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है? x इजकल टू 180 डिग्री माइनस वाई। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, ये y का मान कितना आया है? 81 डिग्री आया है। तो अगर घटा लें तो मुझे लगता है कि 99 डिग्री आ रहा है। 99 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? x इजकल टू 99, y इजकल टू 81 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ करके क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और दोनों में से 81 छोटा कोण है, ये 99 बड़ा कोण है। तो देखें तो इससे ये 18 डिग्री छोटा है, बिल्कुल। तो प्रश्न में जो शर्त था, जो कंडीशन था, हमने फुलफिल किया और ये आंसर ज्ञात कर लिया। इजीली हल हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर Rs 3800. Later C buys 3 bats and 5 balls for Rs 1750. Find the cost of each bat and each ball. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बहुत ही आसान था ये। हिंदी वाले के लिए क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पर गौर फरमाइए, पता चलेगा बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। यहाँ है कि क्रिकेट कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपये में। तो हम मान लेते हैं कि सपोज दैट प्राइस ऑफ 1 बैट इज Rs एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इज Rsy। हिंदी में माना कि एक बल्ले का मूल्य X रुपया तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपया है, ठीक है। तब प्रश्न के पहले भाग से 7 बैट खरीदा है, तो 7 बैट का मूल्य हो जाएगा 7x। अब जब सोचिए एक बल्ले का, एक बैट का मूल्य X रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7 × X 7x, और 6 गेंदे तो 6y इक्वल टू कितना है? 3800। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेटर बाद में उन्होंने फिर क्या खरीदा कोच ने? 3 बैट। तो हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं ज़रा, तथा प्रश्न के अगले भाग से उन्होंने 3 बैट और 5 गेंदें और खरीदी 1750 रुपये में 5 बॉल्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2।
हो गया, डेवलप कर लिया हमने इक्वेशन 1 और 2। और अब एकदम इसको आसानी से, जैसे कि सभी सवालों को हल करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो अब लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी गेट। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800। इसको ज़रा x को हम लिखेंगे y के पदों में, तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये प्लस है, इसको ले जाएंगे इधर माइनस हो जाएगा, और ये 7 और x के बीच में गुणा है, 7 को इधर ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम क्या, इक्वेशन 3। x का वैल्यू मिल गया हमको y के पदों में। और अब क्या करेंगे कि अब x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y। जरा उसको लिखते हैं, 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750। तो 3 और x की जगह पे ये वैल्यू कितना, 3800 घटाओ 6y बटा 7 प्लस ये है 5y, तो 5y भी यहाँ रहेगा और 1750 भी यहाँ रहेगा। अगर हम इसको हल करें तो 3 का 3800 में और 6y में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 8, 3 8 24 के 4 हासिल 1 हासिल 2, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 के 9 2 11 पर 2 0 माइनस 3 6 18y बटा 7 प्लस 5y इजिकल टू 1750। ठीक है, इसको यहाँ से आगे हल करते हैं इस तरह से। तो इसका और इसका बटा पर का जरा ये जोड़ बनाना पड़ेगा हमको, बराबर है 1750 और इधर हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम 7, तो ये तो इतना ही रह जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस ये हो जाएगा 7 5 35y। ठीक है, तो 1 चलिए फुल स्टेप में सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ तो बचेगा 17y और ये 7 इधर भागा है, बट्टा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना 7। ठीक है, ये हो गया। इधर रखेंगे हम 17y को और इसको ज़रा गुना कर लेते हैं, तो हो गया 0, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 49 3 52 की 2 हासिल 5, 7 कहीं 7 और 5 12, और इसको इधर ले जाएंगे तो 11400 माइनस, तो 17y इजिकल टू, ज़रा घटा लो अब, 8 1 1 0 हो गया, इतना ही होगा। तो y बराबर हो गया 850 बटा 17, तो 17 5 85 होता है ऑलरेडी, तो y का वैल्यू मिल गया हमको 50, y का मान मिल गया। इसका मतलब कि y कितने के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है, मतलब कि एक गेंद की कीमत कितनी है, 50 रुपये है। हमको यही बताना था। एक चीज़ अभी और रह गया है कि एक बल्ले की कीमत कितनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर कितना है, समीकरण 3 ये है 3800 माइनस 6y बाई 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू
50/7, ठीक है। यहाँ पर अटेगा नहीं, चलिए यहाँ से करते हैं। तो x बराबर हो गया, ये तो 3800 है माइनस 5×31 300/7 बराबर 3500/7। तो ये कट के आएगा 7×5 = 3500, 500। x बराबर कितना मिला? 500। हो गया आंसर। y बराबर 50, x बराबर 500, मतलब कि एक के बैट की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से हल हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन और हैं। देख रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें बड़ा, इसलिए कि अंक थोड़े बड़े थे। कोई दिक्कत नहीं है, वो आप 10th क्लास में हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is Rs 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is Rs 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? यह है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्वेश्चन ये है। चलिए, थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ है नहीं, ठीक ना, कठिन जैसा कुछ नहीं है। एक नियत भाड़ा है, ठीक ना, चाहे कोई कितनी भी दूर चले तो जो फिक्स फेयर है, नियत भाड़ा है, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त वो जितनी किलोमीटर चलता है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग है, उसका दर अलग है, उसका रेट अलग है, उस हिसाब से जोड़ करके उसको और भी देना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? एक नियत भाड़ा है जो हर किसी को देना है, चाहे वो कितनी भी दूर चले, ठीक है। और उस नियत भाड़े के अलावा, ठीक ना, वो जितने किलोमीटर चलता है तो उस पर किलोमीटर के रेट से उसका किराया जोड़ा जाएगा और नियत भाड़ा दोनों जोड़ करके उसका कुल किराया होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, पहले मानेंगे कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा फिक्स्ड, ठीक ना, माना कि नियत भाड़ा कितना था, 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा, y रुपया है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट सपोज दैट द फिक्स्ड फेयर इज Rs x एंड per kilometer fare is y. Per kilometer fare is Rs y. Then according to the first part of the question, तब प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न में है, पहले भाग में दिया गया है कि 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 105 रुपया है। तो फिक्स्ड भाड़ा तो होगा 100 रुपया और 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा y रुपये के हिसाब से, y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10y इजिकल टू कितना दिया गया है, 105। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है। और इसी तरह से फिर दिया गया है क्वेश्चन में कि 15 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 155 रुपया है। फिर यहाँ लिखेंगे तथा प्रश्न के अगले भाग से, अगले भाग से तो हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ फिक्स भाड़ा जो है वो ARSX, और चूँकि दूरी 15 किलोमीटर है इसलिए जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 15 बराबर कितना है 155। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण मिल गया। अब फिर पुराने तरीके से हल करना है, आप लगिए, शुरू कीजिए। अब एक मिनट, इंग्लिश वाले लिखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन x + 10y = 105, इक्वेशन नंबर 1, एंड according to the next part of the question x + 15y = 155, equation number 2. Now from equation 1, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण x क्या है, x + 10y = 105। तो इसको हम फिर x को y के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये 10y प्लस से इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ कोई इसका कोएफिशिएंट नहीं है, गुणांक नहीं है, इसलिए बटा में कुछ नहीं होगा। तो ये y का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया y के पदों में, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि अब हर सवाल की तरह x = 105 - 10y समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x + 15y = 155, और x की जगह पे हम ये लिखेंगे क्या, 105 - 10y + 15y, ये है 15y, x की जगह ये वैल्यू लिख दिया हमने, देखिए ध्यान रखिए। और इसके बराबर कितना है 155। बहुत आसानी से हल हो रहा है ये। तो इधर बचता है 5y, ये -10y है और ये +15y है, तो इसमें से ये घट के 5y बचेगा। और 155, इस 105 को इस साइड ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं, दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये घट के बचेगा कितना 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, मतलब कि 10। y के वैल्यू कितना हुआ 10, मतलब कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो है 10 रुपया। अब हमें ज्ञात करना है कि जो फिक्स भाड़ा है वो क्या है, तो वही पता चल जाएगा। अब यहाँ के बाद से, ठीक है, अब y = 10 समीकरण 3 में रखने पर, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y = 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x = 105 - 10y, ठीक है। तो 105 - 10 × 10, y की जगह पे आया है 10, तो 10। इसको हल कर दें हम तो क्या पा रहे हैं 105 - 100 मतलब 5, इसलिए x मतलब 5, मतलब जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपया है। ये हो गया, ये तो हमने आंसर ज्ञात कर लिया। इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है कि एक 25 किलोमीटर की दूरी अगर कोई तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें क्या है ये, ठीक है। इसलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इसलिए फेयर फॉर 25 किलोमीटर इज़ इक्वल टू कितना, क्या होगा x + 25y होगा इतना। तो x का वैल्यू हमें मालूम है 5, और 25 × y का भी वैल्यू मालूम है 10। तो कितना हो गया 5 + 25 = 250, तो हो गया 255, आंसर हो गया, ठीक है, हो गया। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति
25 किलोमीटर की दूरी तय करता है उस शहर में, उस नगर में, तो उसको 255 रुपये भाड़े के रूप में देने होंगे। आसानी से सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैं कर ही देता हूँ इनको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन ज्ञात करें। दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि उसी भिन्न में के हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। चलिए, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। कुछ भी कठिन नहीं है। मान लेते हैं यह है क्वेश्चन नंबर 5। माना कि अंश x है तथा हर y है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सपोज दैट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब प्रश्न के पहले भाग से क्या हो जाएगा? बोला गया कि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है। लो, हमने जोड़ दिया तो वो कितना हो जाता है? 9/11। क्वेश्चन में दिया गया है 9/11 हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तो बटा दिख रहा है, लेकिन उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा इसका ब्रज गुणन कर दें, है तिरछा तिरछी जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कर देते हैं तो ये आ जाएगा लीनियर इक्वेशन के रूप में। तो 11 × x + 2 हो जाएगा और इधर 9 × y + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे तो 11x + 22 9y = 9 दूनी 18 हो गया। ये इसको ज़रा और अरेंज कर लेते हैं। 11x - 9y = 18 - 22, मतलब ये कि 11x - 9y = -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, कठिन है? नहीं है, लगे रहिए। अब फिर क्या करेंगे? तथा प्रश्न के अगले भाग से उसमें बोला गया है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम 3 जोड़ देते हैं पहले। x = 3, x + 3 y + 3, तो भिन्न फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है? भिन्न 5/6, कितना? 5/6 हो गया। फिर इसको इसकी तरह ब्रज गुणन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और हम हल प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा 6 × x + 3 = 5 y + 3। ठीक है, तो ये हो गया 6x + 36 18 5y + 5 3 15। इसको और अरेंज करेंगे। ठीक है, तो 6x - 5y = 15 घटाओ 18, तो मिला हमें 6x - 5y = -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करेंगे कि अब समीकरण 1 यहाँ है 11x - 9y -4। इससे में हम x को y के पदों में लिखने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अब यही वैल्यू जो है x का, x = -4
प्लस 9y/11 किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -4 + 9y/11 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन कहाँ है? वहाँ है 6x - 5y। 6x - 5y इक्वल टू -3, तो 6 और x की जगह पे ये क्या? -4 + 9y/11 -5y इक्वल टू -3। -3 इसको ज़रा हल करेंगे तो 6 × -4 6×4 24 -24 हो गया ये, और ये हो जाएगा 9×6 54 6×9 54y/11 -5y = -3। इसको हम क्या करेंगे, ज़रा ये करके बटा पर का घटाव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 है तो ये तो उतना ही रह जाएगा, -11 × 5 = 55y यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं है, मैं इधर मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटाऊंगा, फिर यहाँ से इधर आएंगे हम। यहाँ के बाद से, इस स्टेप के बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ है -24, ये देखिए प्लस 54y -55y, तो ये घट के बचेगा केवल -y बराबर, ये 3 है, 11 बटा है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा उधर गुणा, ठीक है। तो मिला क्या? -24 - y इक्वल टू 11 × 33 -33, तो -y इक्वल टू -33 + 24 -y इक्वल टू कितना हो रहा है? 9। -9 माइनस दोनों तरफ काट सकते हैं, तो y बराबर हमें मिला 9। हमें एक अंक प्राप्त हो गया, भिन्न का जो फ्रैक्शन का जो हर है वो हम प्राप्त कर लिए कि y = 9। अब क्या करेंगे कि अब y बराबर 9 समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y = 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है यहाँ पर x = -4 + 9y/11, तो देखिए मैं हो जाएगा -4 + 9 × 9, y बराबर 9 है, और ये हो गया /11, तो x = हो गया -4 + 81/11, घट के बचता है 77/11, 11 × 7 = 77, 7, ठीक है। इसलिए x = कितना है? 7, y = कितना है? 9। इसलिए जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न संख्या होगी, वो कितनी होगी? अंश ऊपर और हर नीचे, 7/9। ज़रा सा मैं आंसर वेरीफाई कर लूँ। 5 नंबर 7/9 हो गया। थोड़ा बड़ा करना पड़ा ब्रज गुणन करने की वजह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से स्पेस अधिक लगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और सवाल बचा हुआ है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें हम मानेंगे, देखिए आपको सवाल को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा। संबंध दिया गया है कि आज से 5 साल पहले 5 साल बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और आज से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है ये बताना है। तो हम वही मानेंगे, वर्तमान एज ही मानेंगे, ठीक ना। माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। y वर्ष इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर हिज सन इज y years। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब प्रश्न के पहले भाग से, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो x + 5 और हो जाएगा y + 5, क्योंकि अभी देखिए ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र है x और y। तो आज से 5 साल बाद जैकब की आयु 5 साल अधिक होगी, तो x में 5 को जोड़ेंगे, और उसके पुत्र की आयु अभी y वर्ष है, तो 5 साल बाद उसकी भी उम्र 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, हो गया। लेकिन जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी अधिक है, मतलब इससे ये 3 गुना बड़ा है। तो या तो इसको 3 गुना कम करना पड़ेगा या फिर इसको 3 गुना अधिक करना पड़ेगा। यही करना इजी है, इसको 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी बस। तो इसको अब थोड़ा हल कर लेते हैं। x + y = 3y + 15, 3 × 5 = 15। इसको और अरेंज कर लें तो x - 3y = 15 - 5। ठीक है, तो मिला हमें इक्वेशन नंबर 1, x - 3y = 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब तथा प्रश्न के अगले भाग से एंड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5, ठीक है, 5 years ago, और y - भी 5 होगा, क्योंकि x और y वर्तमान एज है, और बोला जा रहा है कि 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो इसको 7 से गुना कर लेते हैं, और x - 5 = 7y - 35, 7 × 5 = 35 होगा। ठीक है, तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। x - 7y = -35 + 5, तो हो गया x - 7y = -30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसानी से देखिए इक्वेशन मिल गया। अब 1 और 2, अब क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे हम, चलते हैं यहाँ पे, अब समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y, इज इक्वल टू 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो हमने x को y के पदों में कर लिया, x का वैल्यू y के पदों में ज्ञात कर लिया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिखेंगे कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 10 जोड़ 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो हो जाएगा ये घट के माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ये माइनस माइनस कट जाएगा, होगा y इज इक्वल टू 40/4, बचेगा कितना, 10। y बराबर 10, मतलब कि जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब सन इज 10 ईयर्स, ठीक है। एक हल ज्ञात कर लिया। अब y को x का मान ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे कि अब y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 जोड़ 3y, ठीक है। तो 10 जोड़ 3 गुना 10, y के मान 10 आया है तो हम y की जगह उसको रिप्लेस कर दिए, तो कितना हो गया, 10 जोड़ 30 का मतलब क्या हुआ कि x बराबर कितना हो गया, 40। x का मान 40 वर्ष, मतलब ये आंसर क्या हुआ, x बराबर 40 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष, ये हो गया आंसर। मतलब जैकब की उम्र, वर्तमान उम्र 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। देखिए यहाँ से ज़रा चेक कीजिए, प्रश्न में पहले था कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, तो अभी जैकब की उम्र है 40 वर्ष, 5 साल बाद हो जाएगा 45 वर्ष, और अभी उसके पुत्र की उम्र है 10 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसकी बच्चे की उम्र होगी 15 वर्ष। तो देखिए 15 × 45, 3 गुना हो रहा है ना। और इसी तरह से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की उम्र होगी 35, और 5 साल पहले जैकब के पुत्र की उम्र होगी 5, चूँकि अभी 10 है तो 5 साल पहले उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। तो 7 गुनी हो रही है कि नहीं, 5 7 35 हो रही है। तो प्रश्न में जो कंडीशन था, जो शर्त था, हमने उसको फुलफिल किया और उस आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। आंसर हमने प्राप्त किया कि जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। और इसके साथ ही, इस प्रश्न के साथ ही ये एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हुआ, ठीक है। आप वीडियो ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, हल करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है देख करके हल करें, लेकिन फिर बिना देखे खुद से प्रयास करें और आप कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। थैंक्स।